एशिया कप 2023 के लिए अगर हम देखें तो अब चौथी टीम इंडिया जो है वो उन्होंने अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। जी हाँ, सबसे पहले पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड अनाउंस की थी एशिया कप के लिए, उसके बाद बांग्लादेश ने की, उसके बाद नेपाल ने की और अब इंडिया ने आज अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है, जिसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब अपने सबसे पहले डेल क्रिकेट के फेसबुक पेज पर आपको कहीं ना कहीं अपडेट दे दी थी। लेकिन अब बारी आ गई है स्क्वाड एनालिसिस करने की। जैसे आप जानते हैं कि एसीसी इवेंट्स और आईसीसी इवेंट्स को डेल क्रिकेट लगातार कवर जरूर करता है, चाहे उसमें एशिया टीम्स हो या फिर ना हो, क्योंकि ये एक मेजर बड़े इवेंट्स होते हैं क्रिकेट के लिहाज से। अगर हम देखें तो यहाँ पर एशिया टीम है भी, इस बार तो एसीसी में भी है और आईसीसी वर्ल्ड कप में भी इस बार है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो कवर तो यहाँ पर बिल्कुल बनता है। खैर, अब हमने बाकी तीन स्क्वाड की जो एनालिसिस भी आपके सामने प्रेजेंट की थी, उम्मीद है कि आपने वो सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो जाकर एक बार जरूर सुनिए। वहीं पर अब बात करते हैं इंडियन टीम की स्क्वाड की। सबसे पहले इंडियन टीम की स्क्वाड जो है वो क्या है, एक बार जरूर बताइए, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर। फिर चलते हैं स्क्वाड एनालिसिस की तरफ। जरूर देखिए, अगर हम बात करें स्क्वाड की तो कुछ इस तरह है कि रोहित शर्मा कप्तान है और वाइस कप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दी गई है। वहीं शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, केएल राहुल, ईशान किशन, संजू सैमसन, और उसके बाद बात करें तो आगे आप जरूर। बिल्कुल, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णन और कुलदीप यादव। और एक बात अभी आपको बता दें, संजू सैमसन जो है वो रिजर्व प्लेयर है, बिल्कुल वो टीम में इंक्लूडेड नहीं है, 70 मेंबर्स के स्क्वाड में वो रिजर्व में है। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें कहीं ना कहीं एज ए रिजर्व प्लेयर बाद में अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें बुलाया जा सकता है, तो वो रिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ओवरऑल ये पूरी स्क्वाड है टीम इंडिया की एशिया कप 2023 को लेकर। अब यहाँ पर अगर बात करें कैटेगरी वाइज बांटने की कोशिश करें तो इसमें बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर, स्पिनर, पेसर, इसकी कैटेगरी क्या कहती है अगर इस पूरी स्क्वाड की बात करें? जरूर देखिए, अगर बैट्समैन को देखें तो 6 बल्लेबाज हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ हम आगे बात करेंगे। और लेकिन अगर हम यहाँ पर हम देखें विकेट कीपर बैट्समैन को तो वो 2 हो जाते हैं। ऑलराउंडर्स यहाँ 4 हैं, और स्पिनर्स की बात करें तो यहाँ पर 1 है, और पेसर यहाँ पर 4 है। तो 17 जनों की स्क्वाड इस तरीके से अगर आप उसको डिकोड करना चाहेंगे तो इस तरह बैठेगी। बिल्कुल, तो 6 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर, 2 विकेट कीपर, 4 पेसर और 1 स्पिनर, ये कहीं ना कहीं फॉर्मेट रखा है जो सिलेक्शन कमेटी ने उन्होंने इंडियन टीम का एशिया कप को लेकर। अब इसमें और थोड़ा सा कैटेगरी वाइज इसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब जानते हैं कि बैटिंग कैटेगरी, ऑलराउंडर कैटेगरी, पेसर, स्पिनर, विकेट कीपर, इन सब कैटेगरीज में कौन कौन से प्लेयर आते हैं, चलिए आपको बता देते हैं। बिल्कुल, बल्लेबाजी की बात करें, बैट्समैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, तो ये 6 बैट्समैन हैं जिन्हें इस एशिया कप के लिए लिया है। बिल्कुल, ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर, ये कहीं ना कहीं 4 ऑलराउंडर्स हैं जिन्हें कहीं ना कहीं एशिया कप में पिक किया गया है। वहीं विकेट कीपर्स की बात करें तो केएल राहुल और ईशान किशन, ये कहीं ना कहीं विकेट कीपर्स हो जाते हैं। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में पेसर और स्पिनर्स की कैटेगरी में कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं? जरूर देखिए, पेसर्स की बात करें तो सिराज, शमी, बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा, जी हाँ, इनको यहाँ पर लिया गया है। और वहीं पर स्पिनर्स में इकलौते हैं कुलदीप यादव, जी आप बात करेंगे जरूर आगे। पर ये इस तरीके से कैटेगरी है इंडिया की 17 मेंबर्स की स्क्वाड की एशिया कप के लिए। बिल्कुल, तो चलिए ये तो बात हो गई कि अपने कैटेगरी वाइज आपको बता दी कि क्या क्या प्रोसीजर है। अब चलते हैं स्क्वाड एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप जो बैटिंग वाला जो सेक्शन है उसे यहाँ पर ओपन जरूर करें, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैटिंग यूनिट से। बैटिंग में अगर हम देखें, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, अगर हम देखें ये 3 कहीं ना कहीं ये बहुत ऑब्वियस चॉइस है और डेफिनेटली ये इस स्क्वाड में जरूर होने चाहिए। श्रेयस अय्यर को यहाँ पर मौका मिला, जो कि बुरा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। जरूर देखिए, वक्त से आप वापस आए हैं, श्रीलंका के खिलाफ आखिरी बार खेले थे, उसके बाद यहाँ आप आए हैं तो जरूर बहुत बेहतरीन है। इनका एवरेज भी अच्छा है, 46 के करीब का इनका एवरेज है, और ओडीआई में काफी अच्छा कर भी रहे हैं, तो होपफुली है अच्छा ही इनका सिलेक्शन जरूर। बिल्कुल, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डाउनलोड मामला जरूर नजर आता है, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। डेफिनेटली सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करें तो वो एक सेंसेशन जो चल रहे हैं टीम के साथ, उसी के बहाव में उन्हें इसमें भी ले लिया गया। वरना अगर आप ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखेंगे तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस उन्होंने ओडीआई में कर दिखाया नहीं है अभी तक कि हाँ भाई इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया कि वो एशिया कप जैसे इवेंट, बड़े इवेंट को लेकर एशिया की किंग जो जिस टूर्नामेंट को हम कहते हैं इससे बनेगी, उसमें आप कहीं ना कहीं उन्हें ले, जैसे हम कहते हैं कि एक सेंसेशन प्लेयरों का चलता है तो उसी हवा में उस प्लेयर को ले लिया जाता है। ये भी नहीं देखते कि उसने किस फॉर्मेट में किया था, क्या किया था, तो वो लेते रहते हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं सेंसेशन के तौर पर स्काई को ले लिया गया, और ये उम्मीद पे कि कहीं ना कहीं किसी मैच में अगर एक बड़ी इनिंग वो खेल जाए, तेज तरार खेल जाए, तो हमें कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। बस ये इसी उम्मीद से और इसी सेंसेशन के बहाव में सूर्य कुमार यादव को ले लिया गया। वरना ऑन ग्राउंड एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस रिपोर्ट अगर हम देखें तो सूर्य कुमार यादव ने ओडीआई में ऐसा कुछ खास किया है नहीं कि उनका एशिया कप के लिए सिलेक्शन हो जाए। कौन इनकी जगह पर हो सकते थे, बात इन 2 प्लेयर्स से हो सकते थे, बात आगे जरूर करें। एंड तिलक वर्मा का इंक्लूजन आपको क्या लगा?
नहीं ये डायरेक्ट ओडीआई में एक और सेंसेशन वाली बात। बिल्कुल सही कहा आपने, ये ऐसा अभी तो ओडीआई खेले भी नहीं है और आपने इन्हें इवेंट खिला दिया सीधा। 7 T20 खेले हैं बस इन्होंने, 34 के एवरेज से रन किए हैं उसमें भी, और आपने इन्हें सीधा आपने भेज दिया है 50 ओवर के लिए, सिलेक्शन कर लिया है आपने, तो जरूर सवाल तो खड़े होंगे। बायलैटरल होता फिर भी समझ में आता, तो मौके मिलते हैं वहाँ, मौके मिलते हैं। आप बायलैटरल से ही मौके देने की शुरुआत करते हैं, वही शुरुआत होती है कुछ नए प्लेयर्स को खिलाने की। आप तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन अब एशिया कप में आकर ये तो कोई कहेगा नहीं कि हम तैयारी करवा रहे हैं, उसे जीतने के लिए आए हैं ना कि तैयारियों के लिए यहाँ पर आए। तो ज़रूर है ये सवाल, फिर एक और क्वेश्चनेबल यहाँ पर सिलेक्शन ये वाला तिलक वर्मा का भी हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर एक प्लेयर जिन्हें हम डेफिनेटली मिस आउट कर रहे हैं, कम से कम एक प्लेयर को तो डेफिनेटली यहाँ पर मिस आउट कर रहे हैं, वो है शिखर धवन। शिखर धवन की यहाँ पर इस बैटिंग लिस्ट में जगह हर हाल में बनती है, और ऐसा कुछ खराब परफॉर्मेंस भी उन्होंने नहीं कर दिया कि जो इन प्लेयर्स ने नहीं किया हो। मैं शुरू के 2-3-4 प्लेयर हटा के कह रहा हूँ कि इन प्लेयर्स ने ऐसा क्या कर दिया कि धवन ने जो नहीं किया है कि उनका इंक्लूजन यहाँ पर नहीं हो पाया। डेफिनेटली शिखर धवन इस तरीके के इवेंट्स में और इस स्क्वाड में 101% होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि कॉम्बिनेशन तो सुमन गिल, रोहित शर्मा का एज ओपनिंग प्लेयर वगैरह गलत क्या किया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्या गलत कर दिया शिखर धवन ने, ऐसी क्या खराब परफॉर्मेंस कर दी। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज और है कि आपके पास ऑप्शन डाउन को एक्सचेंज वगैरह करने का भी तो है। तो रोहित शर्मा का फॉर्म भी तो इतना घटिया था पिछले कुछ सालों में, जब से वो कप्तान नहीं थे। सीधी सी बात है, अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 30 या 35 का एवरेज बैठ रहा होगा। शिखर धवन का भी अगर इतना ही एवरेज है तो शायद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। और रोहित शर्मा को क्योंकि एक फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देखे जा रहे थे तो उन्हें टीम में रख दिया। अगर रन बनाने का ही क्राइटेरिया रखना था तो शायद मेरे ख्याल में रोहित शर्मा भी बाहर होने चाहिए थे। कप्तान बनने से पहले उनका भी एवरेज गिरा हुआ था, और कुछ मैचों बाद वो एक सेंचुरी मरा दी, एक शतक लगा दिया। वो तो शिखर धवन भी कर सकते थे, पता नहीं, बड़ा अजीब। बिल्कुल, और शिखर धवन डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी अपने साथ साथ कैरी करते हैं, जिस तरह से उन्होंने जोड़ी थी एक बेहतरीन जोड़ी थी, और बताने की जरूरत नहीं कि इस जोड़ी ने कितने ढेर सारे रन यहाँ पर किए हैं। इस तरह के इवेंट में डेफिनेटली टॉप 4 की हम बात नहीं कर रहे, वापस हम कहेंगे सुमन, रोहित, विराट, श्रेयस अय्यर, कोई इशू नहीं है। दिक्कत शुरू हो रही है सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के इंक्लूजन में। यहाँ पर डेफिनेटली किसी एक में की जगह पर शिखर धवन होने जरूर चाहिए थे, कम से कम क्रिकेट यही मानता है। खैर, अब बात करें ऑलराउंडर्स कैटेगरी की। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर कितने सॉर्ट आउट नजर आ रहे हैं, और कितना ज्यादा ट्रस्ट हम दिखा सकते हैं इन ऑलराउंडर्स पर? नहीं, ऑलराउंडर्स को लेकर ज्यादा खलबली नहीं मचनी चाहिए। जितने ऑलराउंडर्स यहाँ हैं ये बेहतर है। आप एक साथ ही रहे, कई सालों तक एक ऑलराउंडर को खिलाएं। ऑलराउंडर्स को लेकर इतना झोल फोल नहीं होना चाहिए कि मिक्सअप कर रहे हैं, बार बार किसी को लेकर आ रहे। बहुत बड़ा एक स्टेज होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है ऑलराउंडर का। वही बैटिंग में गलती कर दी जहाँ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन अच्छा लगा देखकर कि ज्यादा कुछ चेंज वगैरह है नहीं। हमें भी यही एक्सपेक्टेड था कि ऑलराउंडर में, हमें तो खैर प्लेइंग 11 भी मालूम है, लेकिन 4 जने ऑलराउंडर्स के क्या हैं ये बहुत बेहतर है कि हाँ, ये नाम जो हमें लग रहे थे वो ऑलराउंडर में है। बस परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं ये तो खैर बहुत सालों से देख भी रहे हैं, और होपफुली अगर ये हो जाता है वो बात की बात है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एज ऑलराउंडर्स नेम्स की बात करें तो डेफिनेटली इंडियन टीम में आप कहें कि आपको 3-4 ऑलराउंडर एक स्क्वाड में लेने हैं तो बेहतर है, बहुत बेहतर। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी इनके पास काफी गेन होता जा रहा है। बस वही है कि बड़े इवेंट्स पर इनका परफॉर्मेंस अब तक तो नहीं निकला है, आगे देखना होगा कि कब निकलता है। विकेट कीपिंग कैटेगरी की हम बात करें, केएल राहुल और ईशान किशन यहाँ पर है, संजू सैमसन एज अ रिजर्व है, यहाँ पर भी ठीक है। केएल राहुल की अजीत अग्रवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन के वक्त अनाउंस के वक्त ये जरूर कहा कि वो फिट जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है निगल वगैरह उनकी अभी भी है, बरकरार है। बस ये कहीं ना कहीं अब कंसर्न ना हो कि ठीक है इस इवेंट पर, इसी वजह से यही सोचकर संजू सैमसन को एज अ रिजर्व प्लेयर इंक्लूड किया गया है। चलिए, इसमें बात हो गई। अब यार बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है पेसर्स की। पेसर्स की कैटेगरी में आप किस तरह से नामों को देख रहे हैं और कितने सेटिस्फाइड हैं अगर हम 4 नामों की बात करें? नहीं, बिल्कुल, देखिए पेसर्स में भी कोई डाउट नहीं है। सिराज, शमी, बुमराह ये तो थे ही। प्रसिद्ध कृष्णा भी बीच में आए थे, लास्ट ईयर उन्होंने खेला था, लेकिन उसके बाद वो फिर थोड़े गायब हुए, फिर उनको हटा दिया गया, थोड़ी सी इंजरी भी हुई, प्रॉब्लम भी हुई, वो हटे। अब फिर से उन्हें मौका दिया गया है यहाँ पर, ज़रूर है। चलिए, अब बोर्ड आप पर, एक मैनेजमेंट आप पर थोड़ा विश्वास दिखा रहा है, तो उम्मीद है कि आप परफॉर्मेंस करके ज़रूर दिखाएंगे अगर आपको मौका मिलता है तो। इन केस अगर आपको मौका मिले, कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो, वरना तो फिर लगता तो है कि सिराज, शमी और बुमराह ही जो ऑब्वियसली है पहले चॉइस रहने वाले। बिल्कुल, तो यहाँ पर इसको दोहराने
राय नहीं है। और कहीं ना कहीं सिराज शमी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अगर वाइट बॉल से अगर देखें, खास करके हम 50 ओवर की आप बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे हैं, देखना होगा कि क्योंकि एक प्रेशर जरूर है, क्योंकि वापसी करने के बाद उन्होंने नॉर्मली एक बायलैटरल सीरीज खेली अभी T20 की, लेकिन इतना बड़ा इवेंट और 50 ओवर में देखना होगा कि इंजरी वगैरह कहीं वापस से उन्हें क्या स्ट्राइक ना करे, और अगर नहीं करता तो परफॉर्मेंस किस तरीके की निकल कर आ पाती है। प्रॉमिसिंग प्लेयर जरूर है, देखना जरूर किस तरह से वापसी करते हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णन इंतजार करेंगे कि उन्हें प्लेइंग लेवल में कब मौका मिले। अगर मौका मिलता है तो उन्हें पॉइंट प्रूव करने होंगे अपने कि आखिर उन्हें क्यों ऐसे इवेंट पर लिया गया है, जो कि उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा। स्पिनर में एंड अब सेटिस्फाइड है या फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कोई और नाम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या ये नाम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके साथ एक और एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऑलराउंडर्स को वहाँ पर उन्होंने स्पिनर्स जोड़ लिया है। और कुलदीप यादव का तो बिल्कुल सही है, कुलदीप यादव अच्छा कर ही रहे हैं, टीम के साथ जुड़े हुए भी, टीम से बाहर भी हुए थे, वापसी भी की उन्होंने, अपने डोमेस्टिक में आगे थोड़ा परफॉर्म भी किया उन्होंने, लेकिन वापसी उन और फेवरेबल तो होते ही हैं। देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि मैनेजमेंट उसको भी ले ले, उसको भी ले ले, इसको भी ले ले, ऐसा नहीं होता। फेवरेबल हर बोर्ड, हर सेलेक्टर, हर मैनेजमेंट कुछ खास प्लेयरों के साथ चिपका हुआ रहता है, तो वो भी हमें यहाँ से सिलेक्शन में भी देखने को साफ साफ मिला है। बिल्कुल, वो हम हर जगह देखते हैं, वो हर क्रिकेट बोर्ड में, हर क्रिकेट कैप्टन में भी देखने को मिलता है। अगर मान के चलिए एक कैप्टन आज बना, बांग्लादेश में भी देखते हैं, वो हम हर, जैसे मैंने कहा, हर क्रिकेट बोर्ड में यार है, एसोसिएट्स में हम देखते हैं, फुल मेंबर्स की तो बात बहुत बड़ी बात हो गई, एसोसिएट्स में भी हम कहीं लगातार वो चीज देखते रहते हैं। मान लीजिए एक कैप्टन बने हैं, उन कैप्टन के 4-5 प्लेयर तो आप पकड़ के चलिए कि वो टीम में खेलेंगे, चाहे वो कितना भी खराब परफॉर्मेंस करे, तो 5 प्लेयर तो आप उनके हटा दीजिए, तीन करीब मान के चलिए कि सिलेक्शन कमेटी वालों के हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमारी तरफ से जाएंगे ही जाएंगे। बाकी नहीं, स्क्वाड की बात कर रहे हैं हम, तो 5-6 कैप्टन के हो गए, 4-5 सिलेक्शन मैनेजमेंट के हो गए। अब जो 2-3 जगह बची है वहां पर किसी प्रॉमिसिंग टैलेंट वगैरह को जिन्होंने रिसेंटली अच्छा खेला हो, फॉर्मेट नहीं बिना देखे या फिर फॉर्मेट देखकर जी हाँ, ज्यादातर फॉर्मेट बिना देखे कर दिया जाता है। 3-4 प्लेयर वहां से पिक करते हैं तो स्क्वाड से बन गए। तो ये कहीं ना कहीं क्राइटेरिया रहता है, वो लगभग हर ही क्रिकेट बोर्ड में हमको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल स्क्वाड की बात करें तो बैटिंग यूनिट को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर क्वेश्चनेबल जरूर है अगर हम देखें, लेकिन दोनों प्लेयर्स को पॉइंट टू प्रूव करना होगा इस इवेंट में। अगर उन्हें लिया गया तो उन्हें प्रूव करना होगा कि नहीं हमारा सिलेक्शन बिल्कुल सही था, क्योंकि हमने वो प्रूव कर दिखाया। क्योंकि प्रूवन प्लेयर्स तो अगर बैटिंग यूनिट पे देखें तो सिर्फ ऊपर के 4 ही हैं, और बाकी सुमन गिल को भी कहीं ना कहीं एक बड़े इवेंट में परफॉर्मेंस करनी है, ये उनके सामने एक चैलेंज आ रहा है। वहीं पर रोहित विराट ये पे कोई डाउट नहीं है। स्काई और तिलक वर्मा डेफिनेटली इन्हें पॉइंट टू प्रूव करना है, अभी इन्होंने कुछ किया नहीं है 50 ओवर की अगर हम बात करें। और ऑलराउंडर्स को भी बड़े स्टेज पर परफॉर्मेंस जरूर देनी है। वो परफॉर्मेंस बड़े स्टेज पर बायलैटरल में कैसे आती है कि वाहवाही बटोर लेते हैं, लेकिन बड़े इवेंट्स पर, एसीसी और आईसीसी इवेंट्स पर ये चारों ऑलराउंडर हमें नजर नहीं आते हैं। स्पेसिफिकली शुरू के 3, बिल्कुल सही कहा आपने, उससे भी स्पेसिफिकली शुरू के 2, हार्दिक और जडेजा। जरूर सही कहा आपने, प्रेशर इन्हीं पे रहता है ज्यादा, बहुत ज्यादा रहता है। उम्मीद रहेगी कि ये अच्छा परफॉर्म करें, कुछ टीम के काम भी आए। बायलैटरल सीरीज में तो बहुत बार आए, लेकिन आज इवेंट्स में, खास इवेंट्स में हमें देखने को नहीं मिला है। जरूर, और आगे बातें होती रहेंगी। खैर, उम्मीद बहुत है कि एक स्क्वाड के नाम पर कहेंगे तो जरूर कुछ खट्टा भी है, कुछ मीठा भी है, कुछ अच्छा भी सिलेक्शन है, कुछ बेकार सिलेक्शन भी है जिसके सर पैर भी नहीं है। लेकिन चलिए, ओवरऑल सिलेक्शन हो चुका है, फाइनल हो गए हैं 17 प्लेयर्स, बस अब इनकी परफॉर्मेंस देखनी। बिल्कुल, और हमने आपको बताया अभी किस तरह से सिलेक्शन प्लेयर्स के होते हैं अगर हम देखें मेजॉरिटी ऑफ क्रिकेट बोर्ड्स में। खैर, ओवरऑल अगर आपको यहाँ पर मार्क्स देने हो डेलीगेट को, डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 7 मार्क्स यहाँ पर हम देना चाहेंगे। 6.5 या 7 आप कह सकते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि क्या क्या रीजंस रहे, क्या कि 10 आउट ऑफ वो बाकी 3 मार्क्स कहाँ गए। फिलहाल इस स्क्वाड एनालिसिस में इतना ही। बाकी 3 और टीमों के स्क्वाड एनालिसिस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, इन तीनों के एनालिसिस भी हमने डाले हैं, जाकर एक बार जरूर चेक करिए। एशिया कप 2023 की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जाकर एक बार जरूर चेक करिए। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कवरेज लगातार एशिया कप की जारी रहेगी। डेली क्रिकेट पर बने जरूर रहेंगे। बाय।